नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांस में न्यायपालिका का संगठन। हम फ्रांस में न्यायपालिका के संगठन का अध्ययन करने से पहले फ्रांस की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। 1789 की जो महान क्रांति फ्रांस में हुई थी, उससे पहले फ्रांस में कोई व्यवस्थित एवं संगठित न्यायिक व्यवस्था वहाँ प्रचलित नहीं थी। सिर्फ राजाओं की द्वारा दिए गए जो आज्ञा है वही आदेश होते थे और उन आदेशों की पालना अनिवार्य रूप से की जाती थी। एक क्रमबद्ध, संगठित और संपूर्ण देश में एक रूपता की विशेषता से युक्त न्याय प्रशासन का एक तरह से अभाव था। कानूनी क्षेत्र में इतनी विभिन्नताएं पाई जाती थी कि उसे न्यायिक एवं कानूनी अव्यवस्था कहना उचित होगा। इसी अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध जो विचारक हैं वोल्टेयर, उन्होंने ये कहा कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाले यात्री को जितनी बार थोड़ा बदलना पड़ता था, उससे अधिक कई बार कानूनों को बदलना होता था। फ्रांसीसी जो क्रांति है वो एक तरह से न्यायिक व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती है। राज्य क्रांति के बाद फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुए और उसके पश्चात भी प्रयास जारी रहे, लेकिन ये सारे अल्पकालीन एवं खंड खंड रूप वाले थे। उनमें समग्रता का एक तरह से अभाव था। सबसे पहले नेपोलियन महान ने फ्रांसीसी विधि व्यवस्था को संहिताबद्ध करने का महान कार्य किया और एक तरह से इसीलिए नेपोलियन द्वारा जो कानूनों का संग्रह किया गया था उसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाने लगा। आज अगर हम कहें कि आधुनिक फ्रांस की जो भी विधियाँ या विधि व्यवस्था है ये नेपोलियन संहिता पर आधारित है। तो हम ये देखते हैं कि 1789 से पहले फ्रांस में कोई व्यवस्थित न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। उसके पश्चात वहाँ नेपोलियन द्वारा वहाँ की न्यायिक व्यवस्था को संहिताबद्ध किया गया और वर्तमान जो न्यायिक व्यवस्था है ये नेपोलियन के संहिताबद्ध जो कानून थे, जो व्यवस्था उन्होंने लागू की थी, उसी पर आधारित है। अब आते हैं हम फ्रांस में न्यायपालिका के गठन पर। फ्रांस में न्यायपालिका को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। सबसे पहले हम सामान्य जो न्यायालय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य न्यायालयों का अधिकतम पृथक होते हैं। ये सामान्य न्यायालय गैर सरकारी व्यक्तियों के जो मुकदमे होते हैं उनका निर्णय करते हैं और सामान्य न्यायालयों का गठन इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें शांति न्यायालय, इस श्रेणी का निम्नतम न्यायालय शांति न्यायालय के नाम से जाना जाता है और ये जो शांति न्यायालय है ये सामान्य न्यायालयों की श्रेणी में आता है। ये न्यायालय क्षेत्रीय आधार पर संगठित होते हैं। बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार के कई न्यायालय हो सकते हैं। ऐसे प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति परामर्श द्वारा, जो न्याय मंत्री है वह परामर्श लेता है राष्ट्रपति से, उसके बाद की जाती है। संपूर्ण देश में 3000 से ऊपर शांति न्यायालय हैं जहां छोटे छोटे फौजीदारी मुकदमों तथा 3000 फ्रैंक तक के दीवानों मामलों की सुनवाई होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो शांति न्यायालय हैं ये कई हैं, इनकी संख्या कई गुनी है और इनका जो मुख्य कार्य होता है ये छोटे छोटे जो फौजीदारी मुकदमे होते हैं और 3000 फ्रैंक तक के जो दीवानी मामले होते हैं इनकी सुनवाई शांति न्यायालयों में की जाती है। इसके पश्चात दूसरा जो न्यायालय का प्रकार है वह आता है प्राथमिक न्यायालय। शांति न्यायालयों के ऊपर होते हैं प्राथमिक न्यायालय। प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक न्यायालय अनिवार्य रूप से होता है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार आरंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार का होता है, अर्थात ये दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं।
तो आरंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार का यहाँ मतलब ये होता है कि अगर शांति न्यायालय में किसी व्यक्ति ने न्याय चाहा और वह उससे संतुष्ट नहीं है तो वह प्राथमिक न्यायालय में जा सकता है। अब अगला जो न्यायालय का प्रकार है वह है असाइज न्यायालय। जिला स्तर पर केवल फौजदारी के गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए विस्तृत अधिकारों से सुसज्जित कोड ऑफ असाइजेज होते हैं, जिन्हें दंड देने का व्यापक अधिकार होता है। प्राथमिक न्यायालयों से आई फौजीदारों की अपील की सुनवाई इस असाइज न्यायालय में होती है और ये न्यायालय स्थायी न होकर के भ्रमणशील होते हैं। इन न्यायालयों में एक न्यायाधीश है, वह अपीलीय न्यायाधीश के रूप में बैठता है और सुनवाई करता है और इस सुनवाई में जूरी की सहायता ली जाती है। तो जो असाइज न्यायालय हैं ये वे न्यायालय होते हैं जो गंभीर जो मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है इनमें, और इसमें जो न्यायाधीश होता है वह अपीलीय न्यायाधीश के रूप में बैठता है और जूरी की सहायता से निर्णय लिया जाता है। ये जो न्यायालय होते हैं ये मूवेबल होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते बल्कि भ्रमणशील होते हैं। अगला जो न्यायालय का प्रकार है वह है अपीलीय न्यायालय। प्राथमिक न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं जिनकी संख्या लगभग 30 के समथिंग होती है। ऐसे न्यायालय एक न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1 से लेकर 7 प्रांतों तक फैला हुआ रहता है। प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 3 विभाग होते हैं, दीवानी, फौजदारी और अभ्यारोपण विभाग होते हैं, और प्रत्येक जो विभाग होता है उसमें 5 न्यायाधीश होते हैं। जो अपीलीय जो न्यायालय होते हैं ये प्राथमिक न्यायालयों से ऊपर होते हैं और इसके 3 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अभ्यारोपण विभाग इस बात का निर्णय करता है कि अभियुक्त पर दोषारोपण किया जाए या नहीं किया जाए, और ये न्यायालय तथ्यों और वैधानिक पक्ष हैं इन दोनों पर विचार विमर्श करते हैं। फिर आता है सर्वोच्च या विराम न्यायालय। सामान्य न्याय व्यवस्था के जो शीर्ष कोर्ट है उस पर होता है सर्वोच्च या विराम न्यायालय होता है, जो एक प्रकार से फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं जैसे भारत में उच्चतम न्यायालय होता है वैसे ही फ्रांस में विराम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जिसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 विभागाध्यक्ष और इसके अलावा 45 न्यायाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त एक जनरल प्रोक्योरर और अनेक सहायक भी इसमें होते हैं, और इस न्यायालय में 3 विभाग होते हैं, याचिका विभाग, दीवानी विभाग और दंड विभाग। याचिका जो विभाग है उसमें प्रारंभिक रूप से अपीलों पर यह विचार करता है कि न्यायालय में विचार करने योग्य है या नहीं है। दीवानी विभाग है ये उन दीवानी के मामलों की अंतिम अपील सुनता है जिन्हें याचिका विभाग है स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार दंड जो विभाग है ये समस्त फौजदारी के मुकदमों की अपीलों पर निर्णय देता है। इस न्यायालय को आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यहाँ केवल अपीलों की सुनवाई होती है और एक तरह से जो कानूनी पहलू होते हैं उन पर विचार किया जाता है। यह न्यायालय निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल नहीं सकते, वह या तो उनकी पुष्टि करता है या फिर उनको रद्द कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो प्रिवी काउंसिल है उससे भिन्न होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला हो सकता है लेकिन इसमें नीचे के कोर्ट के जो फैसले हुए उनको ये कोर्ट नहीं बदल सकता। तो ये अंतर है इसमें। तो हमने ये देखा कि फ्रांस में जो 2 श्रेणी के न्यायालय हैं, 2 प्रकार हैं। हमने जो प्रकारों का अध्ययन किया है वे आते हैं सारे सामान्य न्यायालयों में। अब हम बात करते हैं प्रशासकीय न्यायालय की। तो फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ प्रशासकीय न्यायालय हैं। प्रशासकीय न्यायालय सरकारी जो कर्मचारी हैं
उनके अपराधों से संबंधित जो मुकदमे होते हैं उनसे संबंधित निर्णय करते हैं और वे भिन्न प्रकार की विधियों को लागू भी करते हैं। इसलिए इनको प्रशासकीय कानून या प्रशासकीय नियमों का संग्रह कहा भी जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था है जिसको प्रशासकीय न्यायालय की संज्ञा दी गई है। प्रशासकीय जो न्यायालय होते हैं उनकी 2 श्रेणियां होती हैं, प्रादेशिक परिषद तथा राज्य परिषद। सबसे पहले हम लेते हैं प्रादेशिक परिषद को। प्रशासकीय न्यायालयों में निम्नतम स्तर पर प्रादेशिक परिषद होती हैं। फ्रांस में इस प्रकार की 23 परिषद हैं। ये परिषदें निर्धारित संबंधी विवाद, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन, ठेका भंग आदि प्रश्नों पर अपने निर्णय देती हैं। प्रशासन संबंधी विवाद सर्वप्रथम इन्हीं न्यायालयों में आते हैं और इनके निर्णयों के विरुद्ध राज्य परिषद जो उच्चतम न्यायालय है में अपील की जा सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रशासकीय जो न्यायालय हैं उनकी 2 श्रेणियां हैं, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। सबसे पहले जो कर्मचारी है वह प्रादेशिक परिषद में अपनी फाइल को दायर करेगा अर्थात न्याय से संबंधित मांग करेगा। अगर वह यहाँ संतुष्ट नहीं होता है तब वह राज्य परिषद में अपील कर सकता है। राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय कहलाता है और यह पेरिस में स्थित है। इसके भी कई भाग हैं और इसका जो अध्यक्ष है वह फ्रांस का न्याय मंत्री होता है जिसके अधीन 1 उपाध्यक्ष और 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। इस परिषद में 149 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति न्याय मंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमने ये देखा कि फ्रांस की जो न्यायिक व्यवस्था है जिसमें एक अनूठी जो विशेषता है वह है प्रशासकीय न्यायालय की और दूसरी जो विशेषता है वह है वहाँ का सर्वोच्च या विराम न्यायालय जो कि अन्य देशों के न्यायालयों से भिन्न है जैसे कि अमेरिका और बाहर से, क्योंकि वहाँ का जो विराम न्यायालय है वह सिर्फ एक तरह से अपील से संबंधित कार्य करता है। अपने निचले जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उनको वह नहीं बदल सकता है, सिर्फ वह उनकी पुष्टि कर सकता है या फिर उनको रद्द कर सकता है। धन्यवाद।